नमस्कार, आदाब। सभी साथियों का बहुजन संवाद में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुजन संवाद में आज 6 बजे के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इस देश की राष्ट्रीय संपदा को लेके, राष्ट्रीय संसाधनों को लेकर के। उसके ऊपर सबसे पहला अधिकार आदिवासियों का होना चाहिए, मूलवासियों का होना चाहिए। ये बहस लंबे अरसे से चलती रही है। पूरी दुनिया के अंदर जो विकसित राज्य राष्ट्र कहलाते हैं, विकसित राष्ट्रों ने इस सिद्धांत का पालन नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ के जो आदिवासी थे, चाहे वो रेड इंडियंस हों, चाहे वो नॉर्मन्स हों, चाहे जो भी पूरी दुनिया के अंदर आदिवासी थे वो खत्म होने की कगार पर हैं या बहुत सारी जगहों पर वो खत्म हो चुके हैं। भारत की जो भी सरकारें रही हैं, वो सरकारें अपने आप को कल्याणकारी राज्य को चलाने का जो है ज़िम्मेदारी अपनी मानती हैं। और इसलिए उनसे अपेक्षा ये की जाती है कि जो भी राष्ट्रीय संसाधन है, उसमें पहला हक आदिवासियों को मिलना चाहिए। एक समय में ये बात मनमोहन सिंह ने कही थी, अभी ये बात राहुल गांधी ने कही है। समाजवादी और कम्युनिस्ट जो है, वो लगातार ये सवाल को उठाते रहे हैं कि जो सबसे वंचित है, जो सबसे ज़रूरतमंद है जो ऐसा है कि उसे संसाधनों की सबसे ज़रूरत है, जिसे अंतिम आदमी कहा जा सकता है, जिसे दरिद्र नारायण कहा जा सकता है, उसे राष्ट्रीय संपदा का सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अगर हम आज़ादी के 76 वर्षों के बाद में ये देखें कि इस देश के अंदर जो लगभग 10% आदिवासी है या इस देश के अंदर जो दलित हैं या जो बैकवर्ड्स हैं या जो माइनॉरिटी के लोग हैं या जो वुमेन हैं उनको कितना हिस्सा मिला है तो आप पाएँगे कि उनको जो जायज़ हिस्सा मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिला है। और सबसे ज़्यादा खराब स्थिति मूलवासियों की है जिन्हें आदिवासी कहा जाता है जिनको भाजपा के लोग जो है वो वनवासी कहना पसंद करते हैं और उन जिन्हें म्यूज़ियम पीस में भी बना करके तब्दील करने की कोशिश होती है। तो बराबर उनकी ये कोशिश रही है कि आदिवासी संस्कृति को जो कि प्राकृतिक जो है संस्कृति है उसको समाप्त करने का काम किया जाए। वो हिंदू संस्कृति को, प्राकृतिक संस्कृति को मानने वाले लोगों के ऊपर थोपने का काम करना चाहते हैं। देश में जिन लोगों ने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है वो ये बताते हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक जो है विस्थापित हो चुके हैं, जिनका संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है। इस पूरे परिस्थिति के अंदर आज हम इस सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ में जो साथी हैं, सौम्या दत्ता जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पर्यावरणविद के तौर पर एक डेवलपमेंट के एक बड़े एनालिस्ट के तौर पर वो जाने-माने एक साथी हैं, जिन्होंने पूरे देश के अंदर तमाम सारे सर्वे करके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं, वो कैसे विनाशकारी हैं ये बताने का काम देश और दुनिया को किया। हमारे साथ में नागेश चौधरी जी हैं। नागेश चौधरी जी बहुजन पत्रिका के संपादक भी हैं और सामाजिक न्याय के एक बड़े योद्धा के तौर पर उन्हें जाना जाता है। दिनकर कपूर साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वो लगातार पूरे अलग-अलग चैनलों के ऊपर वो आपको विश्लेषण करते हुए दिखलाई देते हैं एक बौद्धिक के तौर पर और इस विषय के एक जानकार के तौर पर उन्हें हम सब जानते हैं और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ में एक को-होस्ट के तौर पर या एक्चुअल होस्ट के तौर पर हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले नागेश चौधरी जी मैं जानना चाहता हूँ, आप तो करते हैं मुख्य तौर पर दलितों के बीच में काम, लेकिन आपके आस-पास का जो नागपुर के आस-पास का पूरा इलाका है वहाँ पर संसाधनों के सवाल को लेकर के बड़ा संघर्ष आदिवासी क्षेत्रों के अंदर चंद्रपुर हो, गढ़चिरौली हो, आसपास के इलाकों में होता रहा है। तो आप इस पूरे सवाल को किस तरीके से देखते हैं कि जो जितना अधिक वंचित है, उसको उतना अधिकार, उससे सबसे ज़्यादा अधिकार उसे राष्ट्रीय संसाधनों पर, राष्ट्रीय संपदा पर, राष्ट्रीय पूँजी पर, राष्ट्रीय बजट पर मिलना चाहिए? जी, नागेश जी। धन्यवाद सुनील जी। हमारे नागपुर और महाराष्ट्र विदर्भ का जो बात है कि आदिवासी लोग यहाँ
काफी मात्रा में रहते हैं, जैसे कि आपने उल्लेख किया है गढ़चिरौली और चंद्रपुर, ये भी है, मगर सभी नागपुर जिले में भी बहुत सारे आदिवासी रहते हैं। गोंड है, पारधी है, मारडिया है, ये सारे आदिवासी लोग यहाँ रहते हैं, मगर उनकी हालत सबसे ज्यादा खस्ता है, क्योंकि हम माड़िया या गोंड गढ़चिल देखेंगे, अभी अभी वो लोग तो कपड़े भी पूरे पहन नहीं सकते, इतनी गरीबी उनकी है। तो वहाँ जो कोई सुविधा भी नहीं रहती है, और तो इतने बुरे हालत में, आदिम हालत में उनका रहन सहन दिखता है। हम गए थे चंद्रपुर गढ़चिरौली, तो ये जो है इनके तरफ कोई ख्याल नहीं है सरकार का, यानी जो आपने ठीक कहा कि वो मूल निवासी है। इस देश में जो आक्रमण हुआ बाहर के लोग आर्य हो या और दूसरे हो, तो उन्होंने इनको जंगल में खदेड़ा और खुद जो अच्छी लैंड है वहाँ वो रहने लगे और अपनी प्रगति की। मगर इन लोगों को ये भावना ये है कि ये आदिवासी है, जैसे उनको ने जो उल्लेख किया वो भी ठीक है कि यहाँ के वो जो संघ वाले लोग हैं उनको वनवासी बोलते हैं। वनवासी यानी वनवास में रहने वाले, उनको अच्छी सभी जंगल में रहने वाले, और कुछ एक वनवास यानी वो एक प्रकार की शिक्षा होती है, एक प्रकार का उनको पनिशमेंट ऐसा उनका रहना है, ये भी मानने करते हैं। मगर उनकी हालत जो है वो कभी सुधारने चाहिए ऐसा उन्हें, क्योंकि वो हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है उसके कारण आपस में बंधुभाव नहीं, फ्रेटर्निटी नहीं। हम उनको नीच समझते हैं या आदिवासी समझते हैं, वनवासी समझते हैं, तो इसका मतलब है कि उन पर ध्यान ही नहीं देते, कि ध्यान अपने ऊपर रहता है। उनके जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग गवर्निंग क्लास है हमारे देश का, जो गवर्निंग जातियां है, वो सब अपने लिए कर रहे हैं। पूरे देश का डेवलपमेंट जो दिखता है पूरा उनके लिए है, तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। बहुत जैसा एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि हम जब आदिवासियों के लिए 1 रुपया खर्चा करते हैं तो उसमें केवल 15 पैसे उनके तरफ उनको मिलते हैं। तो जो बीच की जो सब एजेंसियां है वो सब खा लेते हैं और उनको उनका नाम ले रहता है, और 1 रुपए का नाम है मगर 15 पैसे उनके लिए खर्चा होते हैं। तो ये सारी परिस्थिति जो है कि हमारे देश में आदिवासी लोगों का डेवलपमेंट, उनमें देखा जाए तो लिटरेसी भी, एजुकेशन बहुत कम है। हमारे एक मित्र ने कहा, ये आदिवासी है, उन्होंने कहा कि यहाँ के जो कोरकू, कोलाम एंड जो माड़िया महिला है उनमें 0% लिटरेसी, 1% भी उनमें शिक्षा नहीं है। तो इसका मतलब उनकी हालत क्या होगी? कपड़े भी नहीं ठीक से पहन सकते हैं, वो आधा कपड़े पहनते हैं, तो पूरे आधे जब जब नेकेड ही रहते हैं, ऐसा हमने देखा, खुद देखा हमने गढ़चिरौली जिला में जाकर। तो इस हालत में अगर हमारा देश की हालत है, आदिवासी की इनकी हालत है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ कागज पर ये जो लॉज है, आदिवासी के उनकी जंगल की जमीन 4 हेक्टेयर तक उनकी मिलनी चाहिए, ऐसा कानून है, मगर तो मिलती नहीं है। उनको जो वना जो फॉरेस्ट लॉज है वो भी उनके खिलाफ। और ये जो एरियाज है वहाँ जगह अच्छी सीमेंट फैक्ट्री लगाते हैं तो पूरा उनको खदेड़ देते हैं। जैसा कि कान्हा में जो आदिवासी थे, उनको भगाने के लिए उनको हाथी का डर दिखा कि हाथी आपके घर पर छोड़ देंगे, इसलिए भागो। बलरामपुर का भी ये हाल है। तो ये दिखता है हमको कि ये जो आदिवासी के अधिकार कागज पर तो है, मगर प्रत्यक्ष में वो बिल्कुल मिलते नहीं। हमारा एक काम था, यहाँ की पारधी ट्राइब है, महाराष्ट्र नागपुर जिले में बहुत सारे गांव है पारधी करके, और नोमैडिक ट्राइब थी। नोमैडिक आदिवासी जिसको बोलते हैं, कि एक जगह नहीं रुकते थे, अभी अभी एक जगह रुकते हैं, झोपड़ियां बांध के रहते हैं। तो उनको जमीन उन्होंने जो जमीन लिया, अतिक्रमण किया सरकारी जमीन पर, अब उनको जो जमीन है तो वो सरकार उनको कुछ फायदा, वो जमीन को वो कर्जा निकाल नहीं सकते, गवर्नमेंट लोन नहीं दे सकती, तो उनकी जमीन के अधिकार भी उनको कभी निकाल सकते हैं। उनको उनके डर है उनके मन में कि हमारी जमीन जी, कभी भी जा सकती है, ऐसे नोटिस उनका। तो ये सब परिस्थिति जो है, ये आदिवासियों की बहुत हालत खराब है, और हमारे नाम की सरकार है कि सबके लिए सबका साथ सबका विश्वास, ऐसा वगैरह जो है वो सब झूठ बात है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच में हमारे साथ में गोल्डमैन के नाम से जाने जाते हैं प्रफुल्ल सामंतराय जी, वो उड़ीसा से, भुवनेश्वर से, लोहिया एकेडमी से वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सौम्या दत्ता जी, आप
अगर माइक ऑन करेंगे, अपनी बात अगर आप रखेंगे, तो मेरा सवाल ये है कि अभी जिस तरीके से वन अधिकार कानूनों को का पालन नहीं किया गया, और जो है उसकी जो स्पिरिट थी कि जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसे दुरुस्त करने के लिए वो कानून आया था, उसको लागू नहीं किया गया, और अभी तो उसके अंदर संशोधन करके पूरे के पूरे जंगल से उन्हें खदेड़ने की कोशिश हो रही है और जंगल को अडानी अंबानी को सौंपने की कोशिश हो रही है। तो आप जो पूरे इसका सवाल है, आदिवासियों के संसाधनों पर अधिकार का जो सवाल है, और आपका जो स्पेशलाइजेशन है, जो पर्यावरण संकट का सवाल है, इस पूरे को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि फिर उनका कनेक्शन चला गया है। ये डिजिटल इंडिया का बड़ा भारी दिक्कत है। तो मैं मैं प्रफुल्ल ऑनलाइन हूँ। सामंतराय जी से कहूँगा कि वो इसका जो सवाल है, देखिए शायद आ गए हैं सौम्या दत्ता जी, हाँ हम उनकी बात सुन लेते हैं। भले ही अभी थोड़ा जो है अलग सौम्य उनके कैमरे की पोजीशन जो है गड़बड़ है, लेकिन आप सुने। जी, बोलें डॉक्टर। मैं घुमा दूं हाँ जी, अभी बोलिए। अभी हाँ जी। अब हाँ जी, ठीक है, देखिए। हाँ बोलिए। तो देखिए, एक तो जो हमारा लगता है, जो आपने जिससे शुरू किए थे, जो राष्ट्रीय संपदा पर अधिकार। हाँ, अभी यहाँ मुझे थोड़ा सा इसमें क्या बोलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है समझ में, क्योंकि जब भी हम बोलेंगे कि ये संपदा राष्ट्र का है, तो राष्ट्र तो एक पावर जो स्ट्रक्चर है वो चलाते हैं। यदि बोलेंगे कि ये संपदा देश का है व लोगों का है, हाँ, पब्लिक पब्लिक रिसोर्सेस, तब जाके साफ होता है कि ये कोई एलिट स्ट्रक्चर, जो पावर स्ट्रक्चर उनके नहीं है, ये देश का जो लोग है, जहाँ जो लोग है उन्हीं का संपद है, और उसको नहीं दिया जा रहा है तो एक इनजस्टिस हो रहा है। तो एक तो मैं उसको ऊपर हाईलाइट करना चाहूंगा। दूसरा, जो बात हमने यहाँ देखा, ये भारत में तो बहुत बड़ा पैमाने पर हो रहा है, लेकिन ये बहुत और देशों में भी इसी ढंग से, जैसे आप ब्राजील में जाइए, अमेज़न का किसी भी हिस्से में जाइए, आदिवासियों जो वहाँ है उनको जमीन पे जला के, काट के, उनको भगा के, इनफैक्ट बहुत ज्यादा वहाँ बंदूक से मारा भी गया है, जा भी रहा है। तो इस ढंग का एक जो अटैक है, क्योंकि जो आदिवासी रहते हैं, और ये आदिवासी बोलने से, जैसे हमारा भारत में तो मिक्स काफी हुआ है, लेकिन तब भी जो पहला जो इंसान का, जो मॉडर्न इंसान, जो होमोसेपियन, उनको जब भारत का भूखंड में आगमन हुआ था, उन्हीं का जो वंशज है, लगभग उनको आदिवासी माना जाता है। उसमें बहुत मिश्रण हुआ है। लेकिन एक चीज मैंने बोलना चाहूंगा, ये जो आज के दिन में जो सवाल आपने किया है, क्योंकि वनाधिकार कानून में सिर्फ एक बात सही है कि एक ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करने के लिए किया गया था, लेकिन पिछले काफी सालों से जिस ढंग से जलवायु परिवर्तन का असर अलग अलग जगह में, और सिर्फ भारत का एक जगह में नहीं है, पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सा में अलग अलग किस्म से आ रहा है। और हमने ये काम जब करने गया था उत्तराखंड का आपदा के बाद, फिर बंगाल में, तब देखा यदि प्राकृतिक संसाधन पर लोगों को, लोकल लोगों को वहां यदि कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, तो काफी हद तक इसको रेस्पॉन्ड कर पाएंगे, माने कर पाते हैं। तो एक तो ये मुद्दा है जो उनको क्यों चाहिए, उसको एक एडिशनल, एक अतिरिक्त एक कारण है कि आप जब एक तरफ सारा विश्व, भारत सरकार, हाँ, राज्य सरकार सभी बोल रहे हैं हम क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, लोकल एडेप्टेशन, ये सब करने के लिए हम जा रहे हैं, चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हीं को जो संसाधन है उनसे आपको उनको वंचित कर रहे हैं। तो ये दोनों एक कॉन्ट्रडिक्शन है, जो इनजस्टिस तो है ही, लेकिन मैं दूसरा एंगल को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तीसरी बिंदु ये है, अब देखिए जो जितनी अभी जो पूंजी का जो बढ़ने का जो एक कंटिन्यूअस सिलसिला रहते हैं, क्योंकि पूंजी तो आपने को इन्वेस्ट करेगा, उसको बढ़ेगा, प्रोडक्शन करेगा, बढ़ेगा, ये पूंजी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। पूंजी आइडल नहीं रह सकता है, चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं। तो जितनी नेचुरल रिसोर्सेज जो है, यदि आप देखें, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे जगह में है जहां आदिवासी लोग सेंचुरी से, मिलेनियम, हजारों साल से रह रहा है। तो ये जो एक बड़े कॉरपोरेट, बड़े पूंजी, और ये कॉरपोरेट और पूंजी सिर्फ भारत का नहीं है, ये विश्व भर का, इनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। ये आप यदि देखेंगे, जैसे भारत सरकार पिछले 4-5 सालों से बोला है हम कोयला प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, 1 बिलियन टन, मतलब 100 करोड़ टन सालाना करेंगे। तो ये भारत सरकार का ही आंकड़ा है कि भारत में बाकी जितनी कोयला का अंडरग्राउंड डिपॉजिट है,
वो सब घना जंगल का नीचे है और उस सब घना जंगल में आदिवासी गांव, आदिवासी रहते हैं। तो ये जो एक पूरा सीधा-सीधा एक लड़ाई का मैदान में दोनों आ गए, जो एक तरफ पूंजी अपने को कंटिन्यूअस बढ़ाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए उनको बड़े पैमाने पर, मतलब जितनी पैमाने पर पहले कभी किया नहीं, अभी उससे भी बड़े पैमाने पर उन्होंने पूंजी अपना चाहते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन का दोहन करे और कितनी जी, कम जी। कीमत में करे। और उसके सामने खड़े हैं आदिवासी। तो मेरे ख्याल में एक तो वनाधिकार कानून इसको एक सख्त एक उत्तर हो सकता था, यदि सही ढंग से वनाधिकार कानून को लागू किया जाता था। लेकिन साथ-साथ मुझे लगता है जो मैंने पहले बोला, जो ये जो नैरेटिव है, ये राष्ट्रीय संपदा इसको हमें हमें भी बदलना पड़ेगा। हमें कंटीन्यूअस अपने को रिमाइंड करना पड़ेगा कि ये संपदा कोई राष्ट्र शक्ति का नहीं है, ये संपदा लोगों का है। और जहाँ जैसे आप मानिए प्रिंसिपल माना जाता है, किसी राज्य का जमीन पे कोई खनिज मिलता है, तो उसको रॉयल्टी राज्य का मिलता है। पूरी ना राज्य का मिलता नहीं है, लेकिन रॉयल्टी राज्य का मिलता है। तो जो आदिवासियों का जमीन का ऊपर-नीच जो संपत्ति है, जो जिसके लिए देश को कुछ चाहिए होता है, तो उसके जब कुछ भी एक्सट्रैक्शन होगा, तो आदिवासियों को क्यों नहीं मिलेगा? मतलब ये तो एक दोहरा नीति भी लग रहा है। जैसे हमारा अधिकार राज्य एज़ सत्ता, उसका अधिकार होगा, जी, जी। लेकिन लोगों का नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में इतनी सारी चीज़ है, जी, मैं जी। अभी फर्स्ट राउंड में यहाँ ही खत्म करता हूँ। प्रफुल्ल अभी सामने। जी, बहुत शुक्रिया। आपने अंतर बताया कि राष्ट्रीय संसाधनों की बात होना और देश के संसाधनों की बात होने में क्या अंतर है। लोग मोटे तौर पर जो है वो ये मानते हैं कि भई कुल मिला के जो देश की संपत्ति है वो बजट के फॉर्म में होती है या प्राकृतिक संसाधनों के फॉर्म में होती है, उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ और मेधा पाटकर जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। मैं उनसे सवाल मैं करूँ उसके पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा ये कपूर जी से मैं बात कर लूँ कि जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोग जो विस्थापित हुए हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो विस्थापित हुए हैं, वो विस्थापन तो आदिवासियों का सबसे ज़्यादा हुआ है, मूलवासियों का सबसे ज़्यादा विस्थापन हुआ है। वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा लड़ रहे हैं और जो भी आदिवासी लड़ रहा है या संगठन लड़ रहा है या नेता लड़ रहा है, वो माओवादियों के ठप्पे के साथ में उसको जो है सिस्टम जो है, राज्य सत्ता जो है वो उसको नवाज़ने का काम करती है और इसलिए वो रिप्रेशन भी करती है, जब चाहे जेल में भी डालने का काम करती है। तो ये बात एकदम क्या स्पष्ट मानी जाए कि जो राज्य सत्ता है, वो आदिवासियों का जो अधिकार है, उसको कबूल करने को तैयार नहीं है और जो उसके लिए असर्ट करेगा, उसका जवाब जेल है, उसका जवाब गोली है, उसका जवाब माओवाद के साथ उन्हें एक तरीके का आरोपित करना है। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं दिनकर कपूर साहब? देखिए, जो बात आपने अभी कही है, बेसिकली आदिवासी प्रश्न पर जब हम विचार करते हैं, तो वो प्रश्न राजसत्ता से सीधे जुड़ता है। वो सरकार चाहे जिसकी भी हो, आम तौर पे आदिवासियों के अस्तित्व और अस्मिता दोनों पर हमला बदस्तूर जारी है और जो उनके अधिकार उनको कानून के द्वारा या संसद से जो पास किए गए एक्ट्स हैं उनके जरिए जो मिले हैं उनको धीरे धीरे खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। जैसे आप बात कर रहे थे और हमने उत्तर प्रदेश में देखा, वनाधिकार कानून जो लागू हुआ, उस वनाधिकार कानून की उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि करीब 93,430 लोगों ने वनाधिकार कानून के तहत अपना दावा पेश किया था, जिसमें से 74,538 माने 80% दावे बिना किसी सुनवाई के खारिज कर दिए गए। हालत यह है कि ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के साथ जुड़ी हुई आदिवासी वनवासी महासभा के जरिए हम 2 बार हाई कोर्ट गए। पहली बार जब अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, हम गए और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन किया कि वनाधिकार में आप जमीन का आवंटन करिए, दावों की फिर से सुनवाई कीजिए। 5 साल सरकार हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई और योगी जी के राज में तो सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली जो बेसिकली उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी इलाका है, वहां बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट की जमीन से बेदखली करना, मुकदमे कायम करना, जेल भेजना, दमन और उत्पीड़न करना, यह एक कॉमन फैक्टर वहां पर आपको दिखाई देगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि
उत्तर प्रदेश में हमने देखा, चाहे जिसकी सरकार हो, आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, पूरे देश में जिस जाति को आदिवासी के बतौर जाना जाता है, यहाँ तक कि हमारे जो महाकाव्य हैं उनमें भी कोल भील को आदिवासी के बतौर दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कोल आदिवासी के बतौर उनको मान्यता नहीं है, उनको आदिवासी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो उरांव जाति है, जिसको धांगर कहते हैं, वो अभी शेड्यूल कास्ट में थी और योगी जी के राज में उसके शेड्यूल कास्ट के दर्जे को भी छीन लिया गया और बड़ी लड़ाई हमने आईपीएफ की तरफ से लड़ी। तब जाके अभी सरकार ने अंग्रेजी में अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में करीब 13-14 लाख आदिवासियों की संख्या है, जो गोंड, खरवार, चेरो, माझी, पनिका, भुइया ये बिरादरियां हैं जिन्हें 2003 में आदिवासी की श्रेणी में शामिल किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी सीट, अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, एक भी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसके लिए प्रयास है, और अगर कोल को अनुसूचित जनजाति की क्या दर्जा मिल जाए तो उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा की सीट भी आवंटित हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको देने के लिए तैयार नहीं है। हालत यह है कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश की तरफ से हम सब लोगों के प्रयास से जांच करा के, बाकायदा निर्जातीय सर्वे करा के जो रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेजी गई थी, 2022 में कोल को एसटी का स्टेटस देने की उस बात को भी खारिज कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आदिवासियों पर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। अभी मैं सेकेंड राउंड रखूंगा, रोजगार, पलायन, भूखमरी, हेल्थ का इशू, एजुकेशन का इशू, ये सारे फंडामेंटल राइट्स है, वो आदिवासियों को नहीं मिल रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं मेधा जी के पास आता हूँ। मेधा जी से मैं ये जानना चाहूंगा, आपने इस देश के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे लंबी लड़ाई, 38 साल की लड़ाई आपने विस्थापितों के अधिकारों को लेकर लड़ने का काम किया। देश में सबसे ज्यादा जो विस्थापन हुआ वो आदिवासियों का हुआ। पार्टियों का क्या नजरिया होता है? पार्टी बदलने से, सरकार बदलने से आदिवासियों के प्रति, उनके राइट्स के प्रति बहुत ज्यादा अंतर दिखलाई नहीं पड़ता है, ये वाली बात भी आई है। और उसके पहले ये वाली बात भी आई है कि भाई वन अधिकार कानून कागज में तो दिया, लेकिन लोगों को वो उपलब्ध नहीं हुआ है, और आज भी जो है जिसके पास सबसे ज्यादा संसाधन है वही सबसे ज्यादा गरीब है। तो आप क्या कहना चाहेंगी मेधा पाटकर जी? तिवारी जी, आप थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद सुनीलम जी। बहुत महत्व का मुद्दा है। एक तो हम जिनको आदिवासी कह रहे हैं, आदिवासी का अर्थ ही मूल निवासी है। और ये तो बहस मुझे यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन में करनी पड़ी थी, क्योंकि जब मैंने कहा कि यूएन कॉवेनेंट जो है आईएलओ के, वो लागू है हमारे आदिवासियों को, तो मैंने इंडिजिनस पीपल शब्द इस्तेमाल किया। तो हमारे जो कॉन्सुलेट एम्बेसडर थे, वो उठ के खड़े हो गए और बोले कि भारत में कोई इंडिजिनस कम्युनिटीज है ही नहीं, भारत में कोई मूल निवासी है ही नहीं। तो लिबिया की एक महिला अध्यक्षता में थी, उनको मुझे समझाना पड़ा कि आईएलओ के जो कोवेनेंट है, आईएलओ कन्वेंशन 107, जिसको भारत ने रेटिफाई किया है, वो भी सभी में ट्राइबल एंड ऐसा लिखा है, तो दोनों को इक्वेट यानी समान माना है। और मैंने कहा आदिवासी शब्द जो है वो ही हमारे भारत में चलता है और उसका अर्थ ही मूल निवासी है, तो वो मान गई और उनको बैठने को कह दिया। लेकिन आज ये है कि ये जो मूल निवासी है जगह जगह पे, उनके साथ क्या क्या अन्याय कैसे कैसे हुआ है। नर्मदा के 38 साल से अधिक चले संघर्ष में हमको एक एक मुद्दा लेकर उसमें जीत लेनी पड़ी है। सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो भारत स्वतंत्र होने के बाद लैंड सेटलमेंट हुआ, उसमें कुछ गांवों को वन गांव करके छोड़ दिया गया। तो फॉरेस्ट विलेजेस, जैसे आज बड़वानी जिले में मैं हूँ, इसमें 7 गांव हैं। महाराष्ट्र में नंदुरबार जिले में 24 गांव थे, गढ़चिरौली जिले में है, मध्य प्रदेश में है। तो
ये जो फॉरेस्ट विलेजेस का रेवेन्यू विलेजेस करना था, वो उस पर जे रॉय बर्मन जी का 1980 का रिपोर्ट था कि ये तो करना चाहिए, क्योंकि पूरे, नहीं तो कौन जमीन पर हकदार थे जब भारत आजाद हुआ। लेकिन वो पूरी सेटलमेंट की प्रक्रिया चलनी पड़ी, कितने जोत चलते हैं उसके आधार पर जमीन का क्षेत्र दिया गया वगैरह वगैरह। तो इन गांवों में भी वो रेवेन्यू गांव होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हुए। नर्मदा में जब विस्थापन आया, तब महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अकरानी तहसील के 24 गांव जो वन गांव थे, उनको इन्होंने, उनका हक है ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा अनुदान देंगे, ये बात निकाली। हम उसके खिलाफ छोटे कोर्ट में तो गए ही, पर फिर भी नहीं व्यवस्थित चल रही थी। तो हम लोगों ने फिर जब 11 दिन का उपवास हमारा हुआ और कमिटी नियुक्त हुई चीफ सेक्रेटरी के तहत, और जज वहां थे, भूतपूर्व तहसीलदार थे, तो ये जजमेंट आया और फिर ये 24 गांवों को पुनर्वास का पूरा अधिकार वो अधिकारी है ये मानकर देना तय हुआ। नहीं तो ये लोग बिना जमीन के कुछ थोड़ा सा अनुदान लेकर भगाए जाते। दूसरी बात ये है कि ये जो फॉरेस्ट लैंड जो अलग अलग योजनाओं में लेते हैं, उसके जो असरों का अध्ययन होता है, वो भी सही नहीं होता है। नर्मदा का ही उदाहरण दे दूं कि क्लियरेंस अभी मिल गया है, तो अभी हम फ्लोरा एंड फौना का कर सकते हैं, ऐसा कारण देकर एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा को फ्लोरा एंड फौना का स्टडी दिया गया। हम लोगों ने इसका पूरा विरोध किया, सवाल खड़े किए वगैरह वगैरह। पर मुद्दा यह है कि कोई भी योजना में जैसे जमीन लेते हैं, तो जो लैंड होल्डर होते हैं, जिनके पास एक टाइटल यानी पट्टा अधिकार होता है, उनकी ही बात होती है पुनर्वास में कुछ भी उनको लाभ देने की। और बाकी जो बिना पट्टे के पर जमीन पर कब्जा रखे हुए पीढ़ियों से जी रहे आदिवासी होते हैं, उनको ये कागजी व्यवस्था जो आज है वो नकार देती है। क्योंकि आदिवासियों की एक इकोनॉमी अलग थी जो नॉन मोनेटाइज थी, और उनका एक व्यवहार अलग था जो नॉन पेपर वर्क का था, और इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उनके बारे में कभी बने नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे आदिवासियों को जो हकाला गया और उनका जो अधिकार नकारा गया, वो पहले हुआ करता था। अब हर एक राज्य में एक कट ऑफ डेट आयोजित हुई, जैसे गुजरात में 1968, महाराष्ट्र में 1978 वगैरह, और उसके पहले आप खेलते थे, इसका पुरावा दीजिए, ये बात चलती रहती है। अभी 2006 का जो कानून आया, उसके अनुसार ऐतिहासिक अन्याय, हिस्टोरिकल जस्टिस दूर करने के लिए अधिकार दे देंगे, और व्यक्तिगत अधिकार और सामूहिक वन अधिकार दे देंगे। मतलब गांव के जितना क्षेत्र होगा उसमें से पत्थर पर, बहते हुए झरने पर, पहाड़ पर, जमीन पर, घर पर, सब पर अधिकार होगा। ये बात आ गई है। लेकिन 2006 के कानून में कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का सबसे ज्यादा महत्व होते हुए उसको बहुत सारे राज्य सरकारों ने बाजू में रखा गया। मैं अभी का उदाहरण देती हूँ कि नंदुरबार जिले में सामने है अकरानी तहसील, जिसमें हमको 178 गांवों को सामूहिक वन अधिकार मिले हैं, और सामने है अलीराजपुर तहसील, जिनको एक भी गांव को वो नहीं दे रहे हैं। वो नहीं देना इसलिए क्योंकि वहां उनको पर्यटन के प्रोजेक्ट्स लाने और कोई प्रोजेक्ट्स लाने हैं, तो इसलिए ये टालना बहुत हो रहा है। और जिन गांवों को ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स मिले हैं, नर्मदा की बात नहीं कर रही हूं मैं, अन्य जगह की भी, यहाँ सही क्षेत्र भी इन्होंने नहीं रखा है, इसलिए कुछ कंपार्टमेंट नंबर्स दिए हैं और कुछ टाल दिए हैं। और जो फॉर्मेट बनाया है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के लिए, वो ऐसा बनाया है कि उसमें बहुत गड़बड़ी होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नक्शे नहीं देते हैं, पटवारी नक्शा नहीं देता है, तो अपने थोड़े से पढ़े लिखे लड़के भी उस गांव में होंगे तो उनको भी बहुत मदद के सिवाय वो देना होता नहीं, और पेश करने के बाद भी मंजूरी मिलती नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार के एक पेपर इकोनॉमी जो अभी हुई है, उसमें जो फंसते हैं आदिवासी या कई दलित, कई विमुक्त जाति के लोग, जिन्होंने कभी कागज पर व्यवहार किए नहीं पीढ़ियां में, उनको बहुत अन्याय भुगतना पड़ता है। पर वो जो जवाब में एक जगह आया है कि सरकमस्टेंशियल एविडेंस मान्य लेना चाहिए, वो बहुत महत्व का मुद्दा है।
कि आप गांव वालों को एकत्रित करो, उस परिवार जो हक मांग रहा है उसका वंश वृक्ष बनाओ। हम ये सब करते हुए आज भी हमारी कई केसेस चलती रही है और हम लोग अधिकार ले रहे हैं। दूसरी बात ये है सबने समझने की कि ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया 2006 में, जिसकी कट ऑफ डेट 15 दिसंबर 2005 है, उसमें सेक्शन 3 जो है वो बहुत महत्व का है कि ये एक्ट आने के पहले अगर जमीन ली होगी आदिवासी की, खेती की, जंगल में जो चलता था या घर के नीचे की, लेकिन उनको उसका मुबदला मुआवजा कुछ नहीं दिया होगा, तो 2006 का कानून उस जमीन पर भी उस आदिवासी का अधिकार मंजूर करते हुए उनको पुनर्वास का लाभ देने के लिए मजबूर करेगा सरकार को। हमने इस पर बहुत केसेस लड़ना हमारा महाराष्ट्र के जीआरए में चालू है और कई सारे मुद्दे मंजूर करते हुए हमने अधिकार दिए भी है। पर अभी मुद्दा ये भी है कि केवल एक व्यक्तिगत अधिकार का मुद्दा नहीं है। गांव का अगर अधिकार उसकी पूरी प्राकृतिक संसाधनों पर नहीं माना जाता है, तो ये जो लैंड एक्विजिशन होता है उसमें लैंड एंड एवरीथिंग अटैच टू लैंड, ये जो शब्द 1894 के ब्रिटिशों के कानून में है, उसका उपयोग करते हुए कुकीज की जमीन हो मणिपुर की या और सतपुड़ा के आदिवासियों की हो या विंध्य के हो, उसके नीचे की चुनखड़ी होगी या कोई भी झारखंड का कोयला होगा या गढ़चिरौली महाराष्ट्र का जिला है उसके नीचे का लोहा होगा, ये सब लेने के लिए जिस प्रकार से ये आगे बढ़ते हैं, योजना बढ़ाते हैं, उसमें वो इस कानून का उपयोग न करते हुए आगे बढ़े, इसीलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बदलने की कोशिश हुई। तो जहां पूरा उस वन अधिकार कानून का पालन नहीं हुआ है, वहां भी जमीनें वो ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो कानून का पालन इसीलिए आधा अधूरा करते हैं या नहीं करते हैं कि वहां का पूरा प्राकृतिक संसाधनों का खजाना इनको उपलब्ध हो जाए कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए, वे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। अब मुद्दा ये भी है कि इन्होंने कानूनों में जो बदलाव किया है, वो कानूनों का बदलाव जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का बदलाव असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया, वैसे बहुत सारे पर्यावरणीय कानून में आए हुए बदलाव असंवैधानिक है। संविधान की धारा अनुच्छेद 48A में पर्यावरणीय यानी प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, प्रमोट करना, प्रॉस्परस करना यानी अधिक समृद्ध करना, ये मेधा जी का नेटवर्क खत्म हो गया है। एक चीज हम देखते हैं कि संबोधन की शब्दावली भी अपने आप में बहुत मायने रखती है। पूरा का पूरा दर्शन वो उस व्यक्ति का, उस संगठन का, उस पार्टी का स्पष्ट कर देता है। आदिवासी शब्द का संबोधन या वनवासी या ये मूल निवासी शब्द का संबोधन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी क्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस शब्द का ये प्रयोग नहीं करता है। वो इनके लिए वनवासी शब्द का उपयोग करता है। वनवासी का मतलब हुआ जंगली जानवर या फिर जो कुछ भी हो। तो इस तरीके से इन लोगों से क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं, ऐसी बात का इसमें लंबे आंदोलनों का अनुभव है। मैं ये प्रफुल्ल सामंता जी को हम चाहेंगे, प्रफुल्ल सामंता जी इस पर अपनी टिप्पणी दें। आनंद जी, सभी को जिंदाबाद। अभी अभी मैं समय जी का और मेधा जी और दिनकर और नागेश जी हम लोग को सुनने मिला। एक तो बुनियादी सवाल है कि आप देखिए कि जो हमारे संविधान में, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा में केवल 4 सभ्य थे। जयपाल सिंह मुंडा जो मुखर थे, जो भोकाल थे, 4 सभ्य थे। मगर वो संविधान में, संविधान का 5वां अनुच्छेद में और 6th शेड्यूल में जो प्रावधान रखा गया, ये इसको कैसे माना गया? इतने लोग थे जो आदिवासी के तो सपोर्ट में नहीं थे, इतने लोग थे जो बहुत कानून प्रोग्रेसिव, जो प्रगतिशील कानून प्रावधान बना नहीं पाया। फिर भी 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में
जो प्राकृतिक संसाधन का मालिक सरकार नहीं है, ये आदिवासी समुदाय है। इसको प्रावधान रखना, ये तो इतना प्रगतिशील, इतना तो क्यों हुआ, कैसे हो पाया? ओनली केवल तो 4 सभ्य थे। इसीलिए कि दुनिया में ये सच है, ये सत्यता है, ये रियलिटी है। जहां मूलवासी है, आदिवासी है, वहां जंगल संरक्षित रखा गया, क्योंकि आदिवासी समाज प्रकृति को खत्म करने के लिए कभी नहीं चाहता है और उससे इस्तेमाल, जिसके आवश्यकता अति कम है, जो हम बोलते हैं कि उपभोक्तावाद उनका नहीं है, और इसीलिए पीढ़ी से पीढ़ी लेकर वो उनको अपने, जैसे कि सियाटल अमेरिका से लोहित भारतीय कम्युनिटी जो है, उस समय उनका प्रेसिडेंट वाशिंगटन डीसी को लिखा गया कि तुम हमें जमीन ना बिक सकते, तुम नहीं, हम नहीं बेच सकते, क्योंकि ये हमारा जो खून है, हमारा जो पूर्वजों का जो खून है हमारा, और ये पवित्र है, ये पानी बहती है। उसी तरह आज भी हर देश में, हमारा देश में भी, हमें उड़ीसा में, झारखंड में, जब कोई भी एक आदिवासी औरत को पूछेगा तो तुम क्यों जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो उनका सवाल क्या है? उनका सवाल है कि हमारा पेट में जो बच्चा है, वो जो भविष्य है, उनका भविष्य जमीन के साथ, जंगल के साथ। तो प्राकृतिक संसाधन को कोई भी आदिवासी अपनी संपत्ति संपदा नहीं मानते हैं, ये समुदाय और संविधान की व्यवस्था में है। मगर अभी हमारे देश में वो उसके खिलाफ हम काम किया है हमारे सरकार में, और इसीलिए तो ऐतिहासिक करना हुआ है, 2006 कानून में लिखा गया। फिर आज जिसी तरह आर्थिक नीति बनाती है, विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, तो उसको पूरा संविधान का व्यवस्था को धज्जियां उड़ाते हैं। और अभी जो मेधा जी ने हमको बोला कि किसी तरह कानून को भी मानते नहीं है, कानून को उपयोग करने का जो दायित्व है, जो जिम्मेदार है कोई भी सरकार का, वो संविधान के खिलाफ है। तो आज मुझे लगता है हमको सोचना होगा कि ये जो विकास के नाम पर विनाश चल रहा है, अगर उसको कहां से कहां रोका नहीं जाएगा तो प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएगा, और आदिवासियों की अस्मिता उनके साथ जुड़ा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, जिसके द्वारा क्या होगा, ये बर्बाद केवल आदिवासी नहीं होगी, क्योंकि आदिवासी के जरिए, आदिवासी के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन बचा हुआ है और रखा है, और पीढ़ियों के नाते और पीढ़ियों के लिए हम चाहते हैं कि वो रहना, संरक्षित रहना जरूरी है। अगर धरती माता को बचाने के लिए अगर हम बचेंगे, नदियां रहेंगी, जंगल रहेगा, जमीन रहेगी, हवा रहेगी, तो हम रहेंगे। और ये जो सच है उसको कैसे हम रखेंगे, ये सवाल है। हमारे देश में अभी क्या होता है, आप देखिए, अभी सरकार उड़ीसा से लेकर हर जगह हम बोलते हैं कि रेवेन्यू हमको राजस्व मिलता है। क्या खनिज को खत्म करके, जमीन को खत्म करके अगर राजस्व मिलेगा तो क्या ये देश बचेगा, दुनिया बचेगी, धरती बचेगी? तो इसीलिए उनके लिए जो कानून बनाना है, जो संविधान में व्यवस्था है, और ज्यादा ऐसी कानून होना जरूरी है, पॉलिसी भी जरूरत है। क्योंकि हमारे देश में एक राष्ट्रीय पॉलिसी जो नीति है वो नहीं है, जो नीति हमारे प्राकृतिक संसाधनों को किसी तरह हम उपयोग कर पाएंगे, और उसके साथ साथ तो हमारे विकास भी होगा। जो विकास हमको इंक्लूसिव बोलते हैं, इंक्लूसिव का अर्थ क्या है? जो लोग जिसके साथ है, जहाँ जमीन है, जहाँ जंगल है, जहाँ पानी है, और जिसके वही सभी लोगों को जो ये खेती हो या जो भी हो उनके साथ वो जुड़ा हुआ है, तो ये जो सर्वसाधारण जो बंटन की प्रक्रिया भी है, हर सबका जो अधिकार है, जो लोगों को प्राकृतिक संसाधनों ऊपर, अभी क्या होता है, अभी संविधान के खिलाफ जो आर्टिकल 38 में है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल और कंसंट्रेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जो ठुलीकरण नहीं होना चाहिए, ये संविधान की व्यवस्था भी है। मगर आज क्या होता है, आज हस्तांतर होता है बड़े बड़े कंपनी के पास, बड़े बड़े
खनिज कानून को बदल दिया गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट को खत्म करने के लिए साजिश हो रहा है। अभी अभी जो जंगल संरक्षण नीति को बदल दिया गया, जो अमेंडमेंट हुई, उसमें 28% जंगल जमीन को जंगल किस्म से बाहर कर दिया गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जंगल को खत्म करना, प्राकृतिक संसाधन को निजीकरण करना और निजी कंपनी के हाथ में सौंप देना। तो ये तो सबसे बड़ा आपदा है, सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति अब पैदा हो जाएगी अभी अभी। इसीलिए हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या आज है, कैसे बचाना है। अब बचाने के लिए जो राजनीति चलती है, जो विकास और विनाश और कॉर्पोरेट का जो चंगुल में अभी राजनीति है, उसको कैसे हम चुनौती देंगे, उसको कैसे हम जन आंदोलन जो हो रहा है देश में, जन आंदोलन की राजनीति का दिशा क्या होगी, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है। मुझे लगता है कि जन आंदोलन की राजनीति एक विकल्प राजनीति है, और जनशक्ति को लेकर अगर हम प्राकृतिक संसाधन बचाने के लिए कॉर्पोरेट के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, और कॉर्पोरेट के साथ साथ जो राजनीति जुड़ी हुई है, उस राजनीति को हम खत्म करके एक नई राजनीति, लोक शक्ति की राजनीति, लोक राजनीति तो दूर नहीं जाएंगे, तो ना हम कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ सकते, ना फांसीवाद के खिलाफ लड़ सकते। मुझे लगता है आज का आह्वान है, हम मिलकर इसको कैसे आदिवासियों के साथ, किसान के साथ, जमीन और प्राकृतिक संसाधन बचाने के लिए हम उनके साथ हमारे जो जन आंदोलन और इसको व्यापक करेंगे और हमको साथ देंगे, ताकि कुछ हम चुनौती दे पाएंगे। धन्यवाद। जी मेधा जी जुड़ गई हैं, अपनी बात पूरी करें मेधा जी। मैं बस थोड़ी सी बात करके पूरी करती हूँ। मैं जहाँ तक बोली थी उसको आगे यही है कि अभी जो पर्यावरणीय कानून कमजोर किए जा रहे हैं, प्रफुल्लदा बोले कि हमारे पास ऐसी पॉलिसी नहीं है, पर हमारे पास बहुत सारे कानून है। एयर एक्ट, वाटर एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उन कानूनों को, बायोडाइवर्सिटी एक्ट बहुत बाद में आया, लेकिन इन सभी कानूनों को, न केवल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अभी कमजोर किया जा रहा है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, जिसको हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन वो कोई सेल्फ गवर्नमेंट है नहीं, सेल्फ रिलायंस उनको दिया नहीं गया है, हक नहीं दे रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कब्जे में अधिक से अधिक ले रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार के भी अधिकार नकार रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जैसे बदला है, तो अभी अगर उस एक्ट में बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बदली है वगैरह वगैरह, पर अगर कोई एक्ट का उल्लंघन किया गया, समझो बाबा रामदेव को इन्होंने दे दिया फॉरेस्ट और उन्होंने कुछ उल्लंघन किया, तो उनको मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन, पैसे के भरपाई से छुटका मिल सकती है। इस प्रकार से कमजोर करते हुए EIA नोटिफिकेशन 2020 का जो ड्राफ्ट आया है, उसमें पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मंजूर किया है। मतलब प्रोजेक्ट आगे जाने के बाद अगर क्लियरेंस लेने जाएंगे, तो कोई भी क्लियरेंस देने वाली अथॉरिटी कहेगी ये तो अभी फेट अकम्पली है, बहुत सारा ये हुआ है, अभी तो क्लियरेंस देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के एक लूपहोल्स उन्होंने जानबूझ के डाले हैं, पर्यावरणीय कानून कमजोर किए हैं। इसलिए क्योंकि ये जो संपदा है, वो संपदा नहीं मानते थे आदिवासी, वो जीवनाधार मानते रहे हैं, जिसका वर्णन उनके भावना का, उनके अस्मिता का ये तो प्रफुल्लदा ने किया है। पर उनकी देवेदानी से लेकर सब कुछ जो जीवनाधार जल जंगल में है, उनको न मानते हुए ये जो एक प्रकार का इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, वो पूरा गलत होता है। उसमें अनसाइंटिफिसिटी भी आती है, जैसे जड़ी बूटी का, हर्बल्स का, अलग अलग इटेबल्स जो जंगल से आते हैं, वो मछली की अलग अलग प्रजातियां, कौन एक्सपर्ट जानता है बाहर का? आदिवासी ही जानते हैं, जो उनके साथ संसाधनों के साथ पीढ़ियों से रहते आए हैं। लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका पार्टिसिपेशन, उनका सहभाग नहीं लिया जाता है, उनके ज्ञान को नकारा जाता है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार जो 1996 के पेसा कानून में और अधिक सशक्त हुआ है, उसका भी सम्मान नहीं रहता है। आज हमारा महिला दिन का बड़ा कार्यक्रम करके ही मैं अभी पहुंची हूँ, तो महिलाओं के आवेदन में हमने ये भी किया है कि ग्राम सभा पेसा कानून के तहत जो जो प्रस्ताव पारित करेगी, उसका पालन करना आदेश मानकर सरकार का कर्तव्य है। तो अगली ग्राम सभा होने के पहले
पिछले सभी ग्राम सभाओं के प्रस्थानों पर एसडीएम निर्णय ले ले, जनपद निर्णय ले ले और उसका पालन करे। पर ये सब नहीं होना इसीलिए क्योंकि एक कमोडिफिकेशन हो चुका है, प्राकृतिक संसाधनों का वस्तुकरण और उसका व्यापार, यही सरकार का एक कारोबार है। और जो राजनीतिक गठजोड़ है अर्थनीति से, यानी कि पूंजीपतियों से, जिसके कारण इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भी जाहिर नहीं करना चाहते हैं, तो वो गठजोड़ इसके पीछे एक भक्कम आशीर्वाद के साथ खड़ा रहता है और इसीलिए अधिकार नहीं मिलते हैं। बस एक ही बात और कहूं कि जो बात कपूर जी ने कही कि बहुत सारा खारिज करते हैं, हमको भी ऐसा अनुभव आया है कि अगर एक नर्मदा किनारे का गांव जिसके 2 फलिए, 2 पाड़े, 2 हैमलेट्स डूब में है और 8 ऊपर है, तो उन्होंने 8 ऊपर के हैमलेट्स के भी वन अधिकार की अर्जियों को खारिज कर दिया था कि भाई नहीं, आप डूब के गांव के हैं, पर जो डूब में जमीन नहीं है उस पर तो अधिकार मिल सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कारणों में वो घुमाते रहते हैं, ये करते रहते हैं। और एक ही बात आखिरी में कहूं कि जो जीवन शैली आज बदली है, जो सादगी की, समता की और स्वावलंबन की जीवन शैली आदिवासी अपनाते थे और आज भी काफी हद तक अपनाते हैं, पर आज शिक्षा की ही नहीं, बाजार की भी घुसपैठ जो हुई है आदिवासी समाज में, और अभी तो धर्म की भी हुई है, तो उसके कारण कुछ बदलाव आया है, ये निश्चित। पर फिर भी आज तक उनका जो भी बचा हुआ स्वावलंबन का और समता सादगी का एक जीवन प्रणाली का व्यवहार है, वो ही हमारे लिए जलवायु परिवर्तन जैसे आगे के संकट को रोकने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। और इसलिए आदिवासियों का खुद का अधिकार ही नहीं, पृथ्वी बचाने के लिए सौम्य दत्ता ने भी जो कहा कि हम लोगों को उनके साथ देना जरूरी है। पलायन एक बहुत बड़ा असर है, उस पर तो बोलेंगे, तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि इंटरस्टेट माइग्रेशन हो रहा है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमेंस एक्ट 1979 का कोई पालन नहीं हो रहा है। एक एक टुकड़ी को हमको खींच खींच के होली आई तो वापस लाने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन ये सभी कानूनों का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, आईएलओ जैसे यूनाइटेड नेशंस के कोई यूनिट्स आदिवासियों के बारे में कन्वेंशन पार कर चुके हैं। 107 वाला तो साइन है जिसमें ये लिखा है कि अगर आदिवासियों का कोई संसाधन लिया जाएगा तो उनको उतनी लंबाई और चौड़ाई वाली जमीन देनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ एक एक गांव की जमीन 1000 हेक्टेयर से कम नहीं है, लेकिन ये उसको नहीं मानते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उस कन्वेंशन को हम आगे बढ़ाएं। 169 के कन्वेंशन पे मेरे जानकारी के अनुसार भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो ये बात है कि यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी अभी हमारे साथ बैठे थे नेपाल में, तो हमने यही कहा कि यूनाइटेड नेशंस के आपके कन्वेंशंस एंड कोवेनेंट्स का पालन नहीं हो रहा है, आप क्या भूमिका लेते हैं, आप सशक्त भूमिका नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने भी एक प्रकार से मंजूर किया। तो मुझे लगता है कि हमको कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, पर कानून अभी 3 मिनट में बदल रहे हैं, संसदीय प्रक्रिया बदली है, अवकाश नहीं दिया जा रहा है, विरोधी दल को ही छाट कर बाहर भेजकर वो फिर बदलाव ला रहे हैं। लॉकडाउन में भी उन्होंने लाए। तो हम लोगों को एक प्रकार की जन संसद की ही ताकत बढ़ानी पड़ेगी, ग्राम सभा की ताकत बढ़ानी पड़ेगी, और जितना भी अधिकार बचा है उतने अधिकार को लेकर कहीं कानून में, अन्यथा जमीनी लड़ाई जन आंदोलनों की लड़नी पड़ेगी। अभी आदिवासियों की होमोजिनिटी ज्यादा होती है, आदिवासी एक बार संघर्ष में उतर गए तो जीवटता ज्यादा होती है जो महिलाओं में होती है, पर आदिवासियों के भाई बहन दोनों में होती है, और उनका एक रिश्ता होता है प्रकृति के साथ। तो मुझे लगता है कि उनके संघर्ष को हम सलाम करें, पर हम उनको साथ दे दें, यही हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। नहीं तो जीवन और पृथ्वी नहीं बचेगी और आदिवासी तो बर्बाद किए जाएंगे। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी विस्तार से उनकी कथा की आपने व्याख्या की। अब हम एक बार फिर चलते हैं दिनकर कपूर जी के पास। दिनकर कपूर जी आदिवासी सामयिक संस्कृति की विरासत को बचाए हुए करीब 38% एक समय वो जो इनके कब्जे मतलब जमीन हुआ करती थी, ये लोग उस पर रहते थे। लेकिन ये विकास के नाम पर जो दोहन हुआ अपने प्रकृति संपदा का, वो आज की तारीख में 17% हो गया है। तो और उसके बाद ये इनको पलायन के लिए मजबूर किया जाता है।
और जो आदमी इतनी बड़ी संपदा का मालिक हुआ करता था, उसके नीचे इतने उनका दुर्भाग्य कहिए या अपना सौभाग्य कहिए कि वो जहां रहा करते हैं तो उसके नीचे अपार प्राकृतिक संपदा है, लेकिन उस प्राकृतिक संपदा का लाभ उन्हें नहीं मिलता है। वह लाभ विकास के नाम पर हमारी सरकार चंद कारपोरेट पूंजीपतियों के हाथ में उसको सौंप देती है, और विकास के नाम पर जो विनाश का चक्र चलता है उसके चलते इन लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया जाता है, और एक तरीके से इनको अपने कानून में ही इनको अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया जाता है। और आज की तारीख में इतने बड़े संसाधनों के मालिक लोग दिहाड़ी मजदूर बनकर के वहां से बाहर निकलते हैं, पलायन करते हैं। तो इस सारी प्रक्रिया पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? दिनकर कपूर साहब। देखो, जो अभी मैं मेधा जी को भी सुन रहा था और प्रफुल्ल जी को भी, दरअसल वित्तीय पूंजी, कारपोरेट और हिंदुत्व का जो राजनीतिक हमला है उसका सबसे बड़ा शिकार आदिवासी हो रहे हैं, और दुनिया में तमाम देशों में आदिवासियों का नामो निशान मिटा के उनको म्यूजियम की वस्तु बना दिया गया है। और भारतवर्ष में भी इस दिशा में बड़ा प्रयास हो रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार आदिवासी की चर्चा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा हमला इस दौर में आदिवासियों के ऊपर हुआ है, और वो हमला दोनों तरह से है। मैंने पिछली बार बातचीत में रखा कि उनकी अस्मिता पे हमला है, और अभी हम देख रहे हैं कि उनके अस्तित्व पे भी को समाप्त करने की पूरी कोशिश हो रही है। जैसे सांस्कृतिक रूप से सोनभद्र के इलाके में जब हम गए काम करने, तो हमने सुना कि आदिवासी और गौड़ आदिवासी जो थे वो कहते थे कि हमारा जो पूर्वज है वो बूढ़ा देव है, तो अब उसको धीरे धीरे बड़ा देव, और कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि में शिव की बारात जगह जगह आदिवासियों के जरिए निकाली जाएगी। माने आदिवासियों का जो उनकी प्रकृति वो पूजक थे, उनको धीरे धीरे उनका हिंदूकरण करने की एक पूरी कोशिश जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनकी तरफ से की जाती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आदिवासी इलाकों में आपको दो दुनिया दिखाई देगी। एक दुनिया जो बड़ी चकाचौंध वाली है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उन इंडस्ट्री के आसपास की बस्तियां हैं, शहर बसे हुए हैं, और दूसरी तरफ वो ग्रामीण इलाके हैं जहां आज भी बैल से हल बैल की खेती होती है। माने लकड़ी के हल से खेती करने का अगर आप उत्तर प्रदेश में कहीं देखना चाहते हैं तो जो दुद्धी का इलाका है सोनभद्र का, जहां सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, वहां आप देखें तो आज भी लकड़ी के हल बैल से खेती का कार्य किया जाता। और उसी दुद्धी तहसील में एशिया का सबसे बड़ा कारखाना आपको हिंडाल्को मिलेगा, माने बिरला की सीमेंट की फैक्ट्रियां मिलेंगी, बिरला का कार्बन का प्लांट मिलेगा, बिरला का केमिकल्स का प्लांट मिलेगा। बड़े बड़े माने हिंदुस्तान की करीब 30% बिजली वो सिंगरौली सोनभद्र रीजन से देश को और उत्तर प्रदेश को दी जाती है। वहां हालत क्या है? अभी हमने गांव में दौरा किया और सर्वे किया। मैं आपको बताऊं कि आदिवासी इलाकों में 70% लड़के, और लड़के ही नहीं, हमने तो वहां देखा कि लड़कियां जो बीए पास हैं वो बेंगलोर जैसे शहरों में जाके 12-12 घंटा काम करने के लिए मजबूर हैं। हमने लोगों से, आदिवासी लोगों से जानना चाहा कि वो क्यों पलायन कर रहे हैं। मनरेगा पूरी तौर पे ध्वस्त कर दी गई, बजट कम कर दिया गया, उसके इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर दिए गए कि अब आम आदमी को काम करने के बाद 6-6 महीने मजदूरी का भुगतान नहीं होता, और मजदूरी दर भी बहुत कम है। 231 रुपए मजदूरी दर है, जिसमें आदमी को अपना परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर सोनभद्र से पलायन हो रहा है। दुद्धी में आनंद जी, हम आपको बताना चाहेंगे, हर दूसरे दिन दुद्धी से हैदराबाद बस जा रही है और हैदराबाद से बस लौट रही है। माने इतने बड़े पैमाने पे बस भर के वर्कर जा रहे हैं काम करने, क्योंकि हैदराबाद ही नया कंस्ट्रक्शन का सेंटर बन के उभरा है देश में। तो
और उन मजदूरों को मिल क्या रहा है? मैंने उनसे पूछा कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है। 4:30 बजे सुबह वो उठते हैं, 5 बजे, 7:30 बजे वो ड्यूटी पे चले जाते हैं, 8 बजे रात को ड्यूटी से लौट के आते हैं और 11 बजे सोते हैं। आमतौर पे 6 घंटा, 5.5 घंटा उनकी नींद है और बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी बीमारियों की वो इन कारणों से शिकार हो रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि मजदूरी कितनी मिलती है, तो 395 रुपए उत्तर प्रदेश की मजदूरी है और उन 8 घंटे की। और जहां वो बाहर जा रहे हैं, गुजरात में बहुत सारे राज्यों के यहाँ काम करने वाले लोग थे, मैंने उनसे पूछा तो 400, 450, 500 रुपए मजदूरी उनको 12 घंटे काम की मिल रही है। माने ये जो अमानवीय स्थिति है, इसके लिए वो इसलिए तैयार हैं कि इंडस्ट्रीज होने के बावजूद उनको उस सोनभद्र में काम नहीं मिल रहा, उनको पलायन करना पड़ रहा है। एजुकेशन की हालत क्या है? वहां जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो सिर्फ रिफरल सेंटर हैं। वहां कोई मरीज जाता है, उसको रिफर कर दिया जाता है जिला अस्पताल। बुनियादी जो जांच की सुविधाएं हैं वह भी उनको उपलब्ध नहीं है। लड़कियां हैं हमारे यहाँ, जो आदिवासी लड़कियां वो पढ़ना चाहती हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर इच्छा है, लेकिन कोई डिग्री कॉलेज लड़की भी बोलने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए हम ये चाहेंगे कि एक नई राजनीति, एक जन राजनीति आदिवासी जिसके कोर में हो, वह इस प्रश्न पे लड़ सकती है और उनकी किस्मत और जिंदगी को बदल सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मूलभूत समस्या है हमारे यहाँ की कि आम आदमी के लिए जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसको विकास के नाम पर उसको विनाश की भट्टी में झोंक करके और उसको जलाया जा रहा है, तपाया जा रहा है। वनाच्छादित प्रदेशों से भी ज्यादा आप उठा करके देखिए तो विनाश के नाम, ये विकास के नाम पर अगर पहला हमला कहीं होता है तो हमारे वृक्षों पर होता है, हमारे ये प्राकृतिक संपदा पर होता है। शहरों में भी जैसे ही विकास की वो गाड़ी आगे बढ़ती है तो सबसे पहले हमारे पेड़ काटे जाते हैं, माने, और पूरे शहर को भी कंक्रीट का जंगल बना करके छोड़ दिया गया है।